विवाह एक सामाजिक उत्तरदायित्व। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। गुरुदेव के विपुल साहित्य के कुछ चुभते अंश। स्त्री पुरुष को गाड़ी के दो पहिए कहा गया है। एक पहिया छोटा या टूटा होगा तो दूसरा किसी हालत में आगे नहीं बढ़ सकेगा। समाज नारी पुरुष के युग्म से बनता है। इस लघु पुस्तिका में पूज्यवर द्वारा नारी जीवन से संबंधित समस्याओं पर महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए हैं। स्वाध्याय करें, मनन करें एवं प्रेरणा ग्रहण करें। विवाह भी सृष्टि के अन्य प्रयोजनों की तरह एक छोटा सा अनुबंध है, जिसमें महत्ता हर व्यक्ति की घटती ही रहती है। अपने भाग्य और भविष्य का निर्माण हर किसी को अपने हाथों ही करना होता है। परिस्थितियों की प्रतिक्रिया मनःस्थिति के अनुरूप होती है। विवाह को सफल बनाने में साथी जितना योगदान देता है, उससे असंख्य गुनी भूमिका अपनी होती है। विवाह करना हो तो साथी से अनुकंपा एवं अनुकूलता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, वरन यह मानकर चलना चाहिए कि किसी अनाथ असहाय को सक्षम समर्थ बनाना है और इसके लिए उदारतापूर्वक अनुदान देते रहना है। इससे कम में न तो मित्रता निपती है और न साथ रहने का आनंद मिलता है। साथी के सद्व्यवहार की अपेक्षा करते रहने से तो संतोष की आशा धूमिल ही बनती जाएगी। जिस प्रकार अपना मन दूसरे पक्ष की सहायता से सुखी बनना चाहता है, अपने में न तो कुछ दोष दिखाई पड़ता है और न बदलने जैसा कोई स्वभाव दिखता है। हो सकता है साथी की मनस्थिति भी वैसी ही हो और हम ही से तरह तरह की आशा अपेक्षाएं संजोए बैठा हो। अब प्रश्न उठता है कि जब अनुदानों की वर्षा कर सकने योग्य क्षमता उत्पन्न करने पर ही विवाह की सफलता निर्भर है और जीवन रस समर्पण करने पर ही मित्रता निभने का आनंद मिलता है, तो विवाह किया भी जाए या नहीं? इस प्रश्न का दोहरा उत्तर है, जो आत्मनिर्भर नहीं है वे अंधे पंगे को जोड़ मिलाकर किसी तरह अपना काम चलाएं और विवाह करके भौतिक सुख सुविधा का एक अंश प्राप्त करके काम चलाऊं संतोष प्राप्त करें। पर जिनके सामने कोई उच्च आदर्श है, वे तब तक ठहरें जब तक कि उन्हें लक्ष्य की ओर कदम से कदम मिलाकर साथ चलने वाला एवं सच्चा सहयोग दे सकने की मनःस्थिति और परिस्थिति वाला साथी न मिल जाए। जिन्हें भौतिक सुखों के प्रति ही आकर्षण है, उन्हें जहाँ भी थोड़ी उपयुक्तता जंचे वहाँ बिना बहुत अधिक सोच विचार किए संबंध जोड़ सकते हैं। काम चलाऊ विवाहों में लाभ हानि बराबर है। लाभ यह है कि वासना के लिए व्यवस्थित मार्ग मिल जाता है और गड़बड़ फैलने का खतरा सीमित हो जाता है। गृह व्यवस्था में साथ सहयोग मिल जाता है, तब सुख दुख की घड़ियों में किसी कदर सहयोग मिलता है। किंतु यहाँ ध्यान यही रखा जाता है कि इतना भी मिलेगा तब जब अपने को प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने की कला आती हो। अनाथ और असमर्थ होने की स्थिति में तो भिक्षुकों को मिलने वाली यत्किंचित सहायता के बदले अपनी अंतरात्मा बेचनी पड़ती है। अस्तु, काम चलाऊ विवाहों के बंधन में बंधने से पूर्व भी इतनी क्षमता तो प्राप्त कर ही लेनी चाहिए, जिसके बल पर साथी को सीधा खड़ा हो सकने में सफलता मिल सके। सामान्य स्तर के विवाहों में साथी का सहयोग मिलता है, पर बदले में उसका ऋण साथ के साथ ही चुकाते चलना पड़ता है। आत्माओं के मिलन का आदर्श बहुत ऊंचा है। वह कहीं कहीं और कभी कभी ही झलक दिखाते देखा जाता है। आमतौर से आदान प्रदान की नीति ही कार्यान्वित होती है। पति का सहयोग पत्नी प्रायः तब पाती है जब शरीर से श्रम और मन से अनुकूलता की कीमत चुकाती है। पत्नी का सहयोग तब मिलता है जब उसकी तथा उसके उदर से उत्पन्न हुए बालकों के लिए अपनी भौतिक तथा मानसिक उपलब्धियों का प्रायः समूचा अंश निचोड़ा जाता है। सामान्य कहे जाने वाले व्यावहारिक विवाहों में
आदान प्रदान का इतना मूल्य तो चुकाना ही पड़ता है। कम मूल्य में अधिक लाभ देने वाली किसी की भाग्य लॉटरी ही छप्पर फाड़कर बरस पड़े और ऐसी परिस्थिति में भी दूसरे पक्ष की उदारता से गृहस्थ जीवन सुखद बन पड़े तो इसे अपवाद चमत्कार ही समझा जाना चाहिए। विवाह को सफल बनाने के लिए यदि उपयुक्त जोड़ीदार तलाश करना हो तो उसके लिए अत्युक्तिपूर्ण नहीं वरन यथार्थ जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए। इस सिद्धांत से कोई भी इनकार नहीं करेगा। इस प्रकार की खोज में जासूसी, गुप्तचारी जैसा झंझट उठाकर भाग दौड़ करके शक्ल, सूरत, रूप, सौंदर्य, धन, वैभव, शिक्षा, चरित्र तथा गुण, कर्म, स्वभाव के बारे में अपेक्षित सूचनाएं प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है ताकि पीछे पश्चाताप की गुंजाइश शेष न रहे। यह प्रक्रिया उचित भी है, उपयुक्त भी। इसके बावजूद रूप, धन एवं गुण, कर्म, स्वभाव के आधार पर की गई परख भी अधूरी तथा ओछी है, क्योंकि इस कसौटी पर कस लेने के उपरांत भी यह निश्चिंतता नहीं हो सकती कि गृहस्थ सुखपूर्वक चल जाएगा। दूसरा व्यक्ति कभी भी बदल सकता है या उसके संबंध में जो निष्कर्ष निकाला गया था वह गलत हो सकता है। इस क्षेत्र की सफलता का एकमात्र सूत्र है अपने में उस दूरदर्शिता और सदाशयता का होना जिसके सहारे दूसरे को सुधारा या बदला जा सकता है। यदि वैसा न बन पड़े तो तालमेल बिठाने वाला एक पक्षीय प्रयास भी किया जाता रह सकता है। साथी के सर्वथा अनुपयुक्त सिद्ध होने पर भी परिष्कृत आदर्शवादिता अपनाए रहकर अपने कर्तव्य पालन की प्रतिक्रिया आत्मसंतोष का सत्परिणाम प्रस्तुत करती रहे। साथी के अनुपयुक्त आचरण से निराशा होनी तो स्वाभाविक है, पर इतने पर भी एक पक्षीय कर्तव्य पालन टकराव की स्थिति से बचाए रह सकता है और अपने सद्व्यवहार का आनंद अपनी प्रतिक्रिया, प्रतिध्वनि एवं प्रतिच्छाया से अपने को आशान्वित किए रह सकता है। ऐसी दशा में यह संभावना भी बनी रहती है कि रस्सी की रगड़ से पत्थर पर निशान बन जाए और कठोरता बरतने वाला पाषाण हृदय भी कालांतर में कोमल बन सकता है। ऐसे परिवर्तन और सुधार के असंख्य उदाहरण हम अपने इर्द गिर्द खोज सकते हैं। इसके विपरीत उन उदाहरणों की कमी नहीं जिनमें कटुता, कर्कशता, आक्षेप, अपमान, अविश्वास जैसे विषाक्त तत्व मिलते जाने पर मन फट गए और कभी एकता की स्थिति उलटकर उपेक्षा और विद्वेष में परिणत हो गई। जब तक दूसरे की सहायता से, कृपा अनुकंपा से मनोरथ सिद्ध करने की बात मन में रहेगी, तब तक परावलंबन की स्थिति बनी रहेगी और पराधीन परमुखापेक्षी जिस तरह आशा निराशा के झूले में झूलते रहते हैं वैसी ही दुर्दशा अपनी भी होती रहेगी। अनुकूलता दिखाई गई तो संतोष, प्रतिकूलता बरती गई तो रोष क्रंदन। भला यह भी कोई बात रही? स्वावलंबन से कम में किसी को चैन नहीं, स्वाधीनता बिना किसी की गति नहीं। विवाह चाहे स्वदेश्य हो अथवा लोक प्रवाह का गठबंधन, दोनों ही दशा में दोनों पक्षों को अपना उत्तरदायित्व निभाने और विवाह सुख की पूरी कीमत चुकाने की तैयारी करनी चाहिए। इसमें जितनी कमी रहेगी उतनी ही इस प्रयोग में असफलता हाथ लगेगी और सुख की आशा को जंजाल जैसी निराशा में परिणत होने की संभावना रहेगी। सच तो यह है कि विवाह उन्हें ही करना चाहिए जिनमें इस स्तर का आत्मविश्वास विकसित हो गया हो कि जैसे भी साथी से पाला पड़ेगा उसे गला घुलाकर अपने ढांचे में ढाल लिया जाएगा। इस प्रयास में कठोरता और अहंकार की नीति सफल नहीं होती। उदारता, विश्वास और आत्मीयता की सघन संभावनाएं ही पत्थर को पानी बना देने में सफल होती हैं। वस्तुतः विवाह आसमान से बरसने वाली सुविधा का वरदान नहीं, कठोर कर्तव्य का निर्वाह है। उसमें पाने की आशा कम और देने की तैयारी
अधिक करके ही चलना चाहिए। जो इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वस्तु स्थिति को समझते हुए समुचित तैयारी के साथ इस क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, वे ही उसकी सफलता का आनंद लेंगे। दूसरों को तो मृग तृष्णा में भटकते हुए पाना कम और खोना अधिक पड़ता है। विवाह अर्थात सहजीवन। विवाह का अर्थ है सहजीवन का शुभारंभ। श्री गणेश। इसमें दोनों पक्षों की साक्षी पर श्रेष्ठता का, शालीनता का आरोपण करना चाहिए। यदि उसमें कोई कमी तलाशनी हो तो वह विवाह से पूर्व ही तलाशनी चाहिए। इसके बाद छिद्रान्वेषण की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। रूप, रंग, अंग, सौष्ठव आदि की निरख परख करने की विवाह से पूर्व गुंजाइश है। इसके बाद तो साथ जैसा भी कुछ है उसे शिरोधार्य करना होगा, विवशता से नहीं, स्वेच्छापूर्वक। रूप की पिपासा को समाप्त करना होगा। विवाह के बाद इस प्रकार की नुक्ताचीनी करना, कमी निकालना और उस पर असंतोष व्यक्त करना तो अपने को और साथी को जानबूझकर हैरान करना है। इससे एक पक्ष का असंतोष दूसरे पक्ष के लिए रोष, प्रतिशोध का कारण बनता है। आजकल रूप यौवन को प्रमुखता दी जाने लगी है। उसके लिए सिनेमा में पात्रों को तुष्टि का मापदंड माना जाने लगा है। पति चाहता है कि सिनेमा जैसी सुंदरी मिले, दूसरी ओर भी यही इच्छा रहती है। नारी भी वैसा ही सौंदर्यवान पति चाहे तो उसमें कुछ अनुचित नहीं। जब सिनेमा, टेलीविज़न मनोरंजन के माध्यम न रहकर यदि विवाह के चयन को प्रभावित करते हैं तो बड़ी कठिनाई खड़ी होती है। अपने देशवासियों की औसत बनावट मध्यवर्गीय होती है। उनमें से सुंदरता और चंचलता के धनी लड़के लड़की तलाशना मुश्किल है। फिल्म व्यवसाय तो मांसलता के आधार पर ही नर नारियों का चुनाव करता है। इसके बदले वह भरपूर पैसा देता है और दर्शकों से उस पूंजी का लाभ भी पूरा उठाता है। इसलिए वहाँ प्राकृतिक गठन, मेकअप और उत्तेजक आकर्षण बनने बनाने के लिए वहाँ प्रशिक्षण पर भी बहुत खर्च किया जाता है। पर गृहस्थी बसाने वाले नर नारी तो औसत घर परिवारों से आते हैं। इसलिए उनसे शरीर विन्यास की ऐसी ही आशा की जानी चाहिए जैसी कि अपने परिवार, पड़ोस और स्वजन संबंधियों में होती है। उतने में ही संतोष करना चाहिए। साथी का सौंदर्य देखने के साथ ही अपना चेहरा भी शीशे में देखना चाहिए कि सिनेमा नट नर्तकों जैसा रंग रूप अपने को मिला है या नहीं। पुरुष को यदि अप्सरा चाहिए तो नारी भी यक्ष, गंधर्व, किन्नर के सहचरत्व की अभिलाषी हो सकती है। यह झंझट संबंध पक्का होने से पूर्व ही निपटा लेना चाहिए। यदि उस समय मौन साध रखा गया है और पीछे असंतोष व्यक्त किया जा रहा है तो वह ऐसी भूल है जिसका विकल्प जो उपलब्ध हो उसी को सर्वोत्तम मानने के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। यदि भीतर ही भीतर असंतोष बना रहा तो वह समय कुसमय उलाहने के रूप में फटेगा ही। जब फूटेगा तो सभी को अपमान, तिरस्कार की अनुभूति कराएगा और ऐसी गांठ बना देगा जो भविष्य में कठिनाई से ही खुल सके। ऐसा असंतोष परोक्षतः तिरस्कार का ही एक रूप है। तिरस्कार अवगुण है। ऐसा आक्रमण जिसका घाव भरने में मुद्दतें गुजर जाती हैं और सहचारत्व के आनंद को आरंभ में ही लकवा मार जाता है। जिस प्रकार दो मनुष्यों के चेहरे एक जैसे नहीं होते और अपनी काल्पनिक उड़ानों की भी पूर्ति नहीं करते, उसी प्रकार स्वभावों में भी अंतर होता है। चित्र, दृष्टिकोण, स्वभाव चिरकाल से अपनाई गई रीति नीति से विकसित होते हैं। उन पर पूर्व संचित संस्कारों की, अभिभावकों, परिवार के सदस्यों तथा इष्ट मित्रों की तथा वातावरण की छाप होती है। हो सकता है कि वे सभी बातें अपने अनुकूल न पड़ें। अपनी मर्जी के सांचे में ही साथी पूरी तरह न ढल पा रहा हो तो विवश बाधित करने की अपेक्षा पक्ष विपक्ष के लाभ हानि समझते हुए धैर्यपूर्वक सुधार परिवर्तन की आशा
उपेक्षा करनी चाहिए। आदमी इतनी जल्दी अपनी पुरानी आदतों को नहीं बदल पाता। आवश्यक हेरफेर के लिए उसे समय भी चाहिए। जो धीरे धीरे जितना सुधार परिवर्तन हो रहा हो उस पर संतोष करना चाहिए। पारस्परिक तालमेल का यही तरीका है। दाम्पत्य जीवन में स्नेह सौजन्य की तो पग पग पर आवश्यकता पड़ती है। यह अपनी ओर से तो पूरी तरह निभाया जाए। साथी की प्रकृति यदि रूखी, नीरस और उथली हो तो भी बदले की यथावत उपलब्धि की आशा रखनी चाहिए। अपनी ओर से किए गए सद्व्यवहार को ही अपने कर्तव्य पालन की जिम्मेदारी समझकर उस पर गर्व करना चाहिए। देव प्रतिमाओं को हम श्रद्धापूर्वक नमन वंदन करते हैं और यह आशा नहीं करते कि वे भी वैसा ही शिष्टाचार बरतेंगी। वे यथावत विराजमान रहती हैं। प्रसन्नता अप्रसन्नता का भाव व्यक्त नहीं करती, तो भी अपनी ओर से न बुरा माना जाता है और न उपालंभ दिया जाता है। इसी प्रकार पति पत्नी में से एक अधिक भावुक और दूसरा शील संकोच का स्वभाव बनाए रहता है तो उसमें न बुरा मानने की बात है और न अपनी ओर से सद्व्यवहार में, प्रेममय व्यवहार में कुछ कमी करने की आवश्यकता है। दोनों की मनोभूमि में अपने अपने ढंग से नेह निर्वाह की असंदिग्ध निष्ठा होनी चाहिए, भले ही उसके प्रदर्शन में खामी पड़ती है। विवाह से पूर्व दोनों में से किसी का मन कहीं अन्यत्र ललचाता रहा हो तो उस दिशा में कुछ कदम भी बढ़ गए हों तो न उस संबंध में पूछताछ करने की आवश्यकता है और न उस प्रयास को आचरण संबंधी त्रुटि मानने की। अपना संपर्क जिस दिन से घोषित हुआ है उसी दिन से पतिव्रत और पत्नीव्रत का अनुबंध लागू होता है। पुराने इतिहास की छानबीन करना और एक दूसरे पर लांछन लगाना असामाजिक और अप्रासंगिक है। जो हो चुका वह भूल जाने ही योग्य है। सतर्कता तो विवाह के बाद ही आरंभ होती है। साथी के प्रति सम्मान का भाव रखा जाना चाहिए। उससे जो शारीरिक मानसिक अनुदान मिलते हैं उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। यह भाव मन में रहना ही चाहिए। समय समय पर इन भावनाओं का प्रकटीकरण भी करते रहना चाहिए। दोष दुर्गुणों की, त्रुटियों, भूलों की चर्चा एकांत में कान पर मुंह रखकर चुपके से करनी चाहिए। दूसरों के सामने ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए जिनसे साथी का अपमान होता हो, उसकी प्रतिष्ठा घटती हो। स्मरण रखने योग्य तथ्य है कि किसी ने किसी को खरीदा नहीं है। कोई किसी का गुलाम या स्वामी नहीं है। सहजीवन को सच्चे अर्थों में चरितार्थ करने के लिए यह गठबंधन हुआ है। उस आदर्श पर आंच नहीं आनी चाहिए। यह निर्वाह तभी हो सकता है जब दूध चीनी की तरह एक दूसरे में पूरी तरह घुल जाया जाए। यहाँ एक तथ्य और भी ध्यान रखने योग्य है कि नर नारी आपस में नहीं मिलते, उनके साथ ही दोनों परिवारों के उत्तरदायित्व भी दोनों पर आते हैं। इस जिम्मेदारी की उपेक्षा करके दोनों पक्षों को ही अपने शौक मौज की चिंता करनी है, ऐसी संकीर्णता मन में नहीं आनी चाहिए। दोनों परिवारों में किसी को इस विवाह के कारण असुविधा तो नहीं हो रही। देखभाल इस तथ्य की भी बारीकी से की जानी चाहिए। जो भूल चल पड़ी हो उसमें सुधार होना चाहिए। विवाह कामज नहीं योगज हों। विवाह की आवश्यकता पति पत्नी को इसलिए होती है कि वे दोनों एक दूसरे के साथी सहयोगी बनकर प्रगति पथ पर बढ़ चलने में सहायक हो सकें, दुख दर्द में हिस्सा बटा सकें, एकाकीपन की अपूर्णता दूर कर सकें। प्रेम जीवन का अमृत कहा जाता है। उसे निरंतर उत्पन्न करते और एक दूसरे को उपलब्ध कराते रहना है। इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए मात्र गुण, कर्म, स्वभाव, दृष्टिकोण और काम में उत्साह परखा जाता है। रूप लावण्यता को प्रधानता देने वाले जोड़े आरंभ में भले ही उत्साह अनुभव करते हों, पर वह पानी का बबूला देर तक नहीं ठहरता।
किशोरावस्था के अंत और तरुणाई के आरंभ वाले कुछ वर्ष ही ऐसे होते हैं जिनमें चेहरे की चमक दमक बढ़ी चढ़ी रहती है। इसके बाद परिपक्वता आते ही कोमलता का स्थान कठोरता लेने लगती है और चेहरा वैसा ही हो जाता है जैसा कि आम लोगों का होता है। अधिक दिनों तक साथ साथ रहने पर तो स्वाभाविक पारिवारिकता मात्र शेष रह जाती है। तब उस उमंग का कोई आधार नहीं रह जाता जिससे प्रेरित होकर अप्सरा सी वधू और कामदेव से दूल्हा तलाश करने की ललक रहती है। अच्छा हो इस बच्चों की तरह चमकीले खिलौने पर मचलने की दृष्टि को आरंभ से ही निरर्थक मान लिया जाए और जोड़े मिलाते समय स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वभाव को ही सब कुछ मानते हुए चयन किया जाए। अति सुंदरता की तलाश खतरे से ही भरी है। उसमें नजर लगने का डर रहता है। चिकनी मिट्टी पर ही फिसलन होती है। दोनों में से जो पक्ष इस दृष्टि से कमजोर पड़ता हो, दूसरा पक्ष उसकी अवमानना कर सकता है। जब रूप ही सब कुछ ठहरा तो ऐसी दृष्टि वाला अधिक सौंदर्य दिख पड़ने पर अपनी पसंद दूसरी दिशा में मोड़ सकता है। इन खतरों को ध्यान में रखते हुए, अपने देश वालों की आकृति प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, चमड़ी की चमक और चेहरे की बनावट को उपेक्षा की दृष्टि से ही देखा जाना चाहिए। कामुकता को भी वर वधू उपेक्षा की दृष्टि से देखें, उसकी छूट न चाहें, संयम बरतें और अपनी स्वस्थता तथा दीर्घ आयुष्य को अक्षुण्ण रखें। इस दिशा में अत्युत्साह बरतने पर संतानों की संख्या बढ़ने और उनके दुर्बल होने का खतरा ही रहता है। इसलिए विवाह का अर्थ समझना और समझाना चाहिए। इसी में यह अनुबंध भी जोड़ना चाहिए कि असंयम न अपनाया जाए और अपना तथा अपने साथी का स्वास्थ्य बर्बाद न किया जाए। विवाह के बाद से लेकर न्यूनतम 5 वर्ष ऐसे रहने चाहिए जिसमें एक दूसरे की प्रगति में एकनिष्ठ होकर सहायता कर सकें, अधिक सुयोग्य बन सकें। इसी अवधि में बच्चों से लद जाना एक प्रकार से विवाह का उद्देश्य ही नष्ट करना है। परस्पर सहायक होने, अधिक समर्थ सुयोग्य बनाने का प्रयास छोड़कर दोनों को अस्वस्थता और आर्थिक चिंता में लादना किसी भी प्रकार बुद्धिमत्ता नहीं है। विवाह के साथ जुड़े हुए इन अनुबंधों को न केवल पति पत्नी समझें, वरन पूरे परिवार के लिए यही उचित है कि उपयोगी परामर्श देने और अनुकूल वातावरण बनाने में सहायक होते रहें। विवाह दाम्पत्य जीवन तक सीमित नहीं है। इसके साथ समूचे परिवार की सुविधा असुविधा भी जुड़ी हुई है। यदि उद्देश्य के साथ नीतिमत्ता जुड़ी रहे तो घर में एक समर्थ व्यक्ति बढ़ जाने से उसके ज्ञान और श्रम सहयोग का लाभ समूचे परिवार को मिलेगा। हर सदस्य की अपनी स्थिति में कुछ अधिक सुविधा प्रसन्नता जुड़ जाने का अवसर मिलेगा। किंतु यदि विवाह होते ही संयुक्त परिवार से छिटक कर अलग हो जाने का मन बनने लगी तो नए आगंतुक से लाभ मिलना तो दूर, पुराने सहयोग भी परिवार के हाथ से चला जाएगा और वह घाटे में रहेगा। भले ही नव दंपत्ति अलग होकर अपनी आजीविका को दो पर ही खर्च करने लगने में अधिक सुविधा अनुभव करें। यह नीति अपनाने वाले यह गांठ बांध लें कि आगे चलकर उनका भी परिवार बनना है, उनके भी बच्चों की शादियां होनी हैं। तब अपने अभिभावकों की कृति का वे भी अनुकरण कर सकती हैं और बुढ़ापे में उन्हें भी असुविधाओं के घेरे में छोड़कर अलग हो सकते हैं। यह अवसर तब आए जब घर की वर्तमान पीढ़ी स्वावलंबी हो चुकी हो और सम्मिलित जिम्मेदारियां शेष न रही हों। नववधू को गृहलक्ष्मी कहा जाता है। उसे अपना दायित्व यह अनुभव करना चाहिए कि जिस घर में प्रवेश किया है उसके वातावरण में रचनात्मक गतिविधियों का संचार करे, हर सदस्य को अधिक सुखी, समुन्नत, सुयोग्य बनाने में योगदान दें। बहुएं यह कार्य अधिक अच्छी तरह कर सकती हैं क्योंकि उन्हें परिवार के वातावरण में पूरे समय रहने का अवसर मिलता है, जबकि लड़के दिन भर कामकाज में जुटे रहकर
सोने खाने के लिए ही घर आते हैं। परिवारों में लड़की लड़के का अंतर नहीं उपजने देना चाहिए। बहू और बेटी में अंतर नहीं होना चाहिए। बेटी का जन्मना उदासी का कारण नहीं होना चाहिए। उन्हें बेटे की तुलना में किसी प्रकार भी कम मान या महत्व नहीं मिलना चाहिए। सोचा यह जाना चाहिए कि अपनी माता और पत्नी भी तो किसी के घर बेटी बनकर ही जन्मी होंगी। उन्होंने ही तो अपने परिवार की सुखद संरचना की है। अपनी बेटी अपने घर न रही तो न सही, किसी दूसरे का घर तो बसाएगी। अपने घर में भी जो महिलाएं हैं वे किसी दूसरे के घर जन्मने के उपरांत ही इस परिवार की सुव्यवस्था बनाने आई हैं। सृष्टि क्रम यही है। यदि बेटियों की उपेक्षा होने लगे, बेटे ही प्रिय लगने लगें, तो यह भी सोचना चाहिए कि बेटियों के बिना संसार कैसे चलेगा। सर्वत्र बेटे ही बेटे होने लगे तो समझना चाहिए कि महिलाओं का अत्यधिक अभाव हो जाने पर एक प्रकार से मनुष्य का वंश ही समाप्त हो जाएगा। औचित्य इसी में है कि बेटियों को भी उतना ही मान दिया जाए जितना कि बेटे को मिलता है। अपना घर संभालने के लिए जिस प्रकार सुयोग्य वधू की अपेक्षा रहती है, उसी प्रकार यह भी सोचा जाना चाहिए कि दूसरों का घर बसाने के लिए अपनी लड़की को हर दृष्टि से सुयोग्य बनाकर भेजा जाए। यहाँ यह बात और भी ध्यान रखने योग्य है कि हर किसी का विवाह होना आवश्यक नहीं है। रोगियों, अविकसितों और असमर्थों को विवाह नहीं करना चाहिए। स्वयं हैरानी की स्थिति होने पर कोई दूसरे साथी की सेवा सहायता करने का दायित्व कैसे निभा सकता है? हर प्रश्न गंभीरतापूर्वक सोचा जाना चाहिए और असमर्थता की स्थिति में बिना विवाह के रहने का ही निश्चय किया जाना चाहिए। आज की परिस्थितियों में संतान न होना हर दृष्टि से सौभाग्य का चिन्ह है। परिस्थितियां जनसंख्या वृद्धि के अनुरूप नहीं हैं। जिनकी संतानें नहीं हैं वे कई दृष्टि से भाग्यशाली हैं। एक तो इसलिए कि वे देश समाज पर अनावश्यक भार बढ़ाने के लांछन से बच जाते हैं। दूसरे इसलिए कि संतान न होने पर पति पत्नी एक दूसरे की अधिक सेवा सहायता कर सकती हैं। अपनी क्षमता का लाभ परिवार को अधिक मात्रा में दे सकते हैं। समाज सेवा के लिए, पुण्य परमार्थ के लिए उस बचत का उपयोग कर सकते हैं जो संतान होने की दशा में खर्च हो जाती, और अपने पास न समय बच पाता है न धन। संतान के स्थान पर दूसरे के बच्चे गोद लेना सर्वथा निरर्थक है। इन दिनों अपने सगे बच्चे ही जब अभिभावकों की सेवा सहायता नहीं करते, तब यह आशा करना सर्वथा हास्यास्पद है कि दूसरे के बच्चे श्रवण कुमार बनकर सेवा करेंगे, वंश चलाएंगे। किराए के बच्चे भी यह सोच सकते हैं कि हमें बुढ़ापे में सेवा करने के लिए हमारे माँ बाप से हमें छुड़ाया गया है। बछड़े इसलिए पाले जाते हैं कि वे बड़े होने पर हल में जुतें और गाड़ी खींचें। यह आभास गोद रखे बच्चों में होकर ही रहता है और वे समय से पहले ही अपनी सुविधा वाली स्वार्थपरता अपना लेते हैं। आमतौर से गोद रखने वालों को अंत में पश्चाताप करते ही देखा गया है। जहाँ ऐसी बात हो वहाँ यही उचित है कि अपने श्रम साधनों को परमार्थ के लिए लगा दिया जाए। यदि बच्चे पालने में ही अधिक मोह हो तो असमर्थों के अनेक बालक पाले, पढ़ाए और स्वावलंबी बनाए जा सकते हैं। संतान मोह न बढ़ाकर इस प्रकार परमार्थ कर देना ही कहीं अधिक श्रेयस्कर है। विवाह का प्रभाव व्यक्ति और पारिवारिक जीवन पर तो होता ही है, साथ ही यह भी ध्यान रखने योग्य है कि समूचा समाज उससे प्रभावित होता है। वर्तमान प्रचलन के अनुरूप यदि खर्चीली शादियों का सिलसिला चलता रहा तो देश कभी भी कंगाली से उबर न सकेगा। हर गृहस्थ अपने जीवन में बहन भाइयों और लड़के लड़कियों की ढेरों शादियां करने के लिए विवश होता है। खर्च दोनों में ही लगभग समान पड़ता है। लड़के वाला दहेज मांगता है तो उसे वधू के लिए प्रायः उतने ही कीमत के जेवर, कपड़े तथा अन्य उपहार देने पड़ते हैं। गाजे बाजे, आतिशबाजी, बारात भी कम खर्च नहीं मांगते। उपहार में तो फर्नीचर, काठ कबाड़ मिलता है। वह अनावश्यक होने के कारण
व्यर्थ ही मकान घेरता है। मेवा, मिठाई जैसे उपहार मित्र संबंधियों में बट जाते हैं। इस प्रकार लड़के वाला बदनाम तो होता है, पर नफ़े में वह भी नहीं रहता। बेटी वाले पर तो विवाह का भार पूरी तरह मुसीबत टूटने की तरह है। उसे दहेज के अतिरिक्त और भी बहुत से भेंट उपहार देने पड़ते हैं। बारात की आव भगत भी कम महंगी नहीं पड़ती। अपने संबंधियों को बुलाना ठहराना भी कम खर्चीला नहीं होता। इस प्रकार कन्या पक्ष के बर्बाद होने की बात तो प्रसिद्ध ही है। विवाह चाहे लड़के का हो चाहे लड़की का, न्यूनाधिक मात्रा में समान रूप से खर्च कराते हैं। इसका परिणाम परिवार पर गरीबी छाई रहने के रूप में तो होता ही है। देश की आर्थिक स्थिति पर भी उसका कम प्रभाव नहीं पड़ता। उत्पादन के लिए, आजीविका अभिवर्धन के लिए अनेकों योजनाएं बनती और चेष्टाएं होती रहती हैं, फिर भी आर्थिक स्थिति सुधारने का सुयोग बन नहीं पाता। गरीबी जहाँ की तहाँ बनी रहती है, कारण कि जो कमाया जाता है वह सारे का सारा विवाह शादियों की गहरी खाई में गिरकर अपना प्रभाव समाप्त करता रहता है। आमदनी बढ़ने पर भी कुछ पूंजी न जुट पाने और उन्नति जन्य किसी भी प्रकार का अवसर न मिल पाने का सबसे बड़ा कारण एक ही है कि खर्चीली शादियां किसी के पास कुछ बचने ही नहीं देती।